नमस्कार, हरियाणा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निदा अहमद। सबसे पहले बात करेंगे 8वें चरण के मतदान की। आज 8वें चरण में 7 राज्यों की 64 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। इस चरण में बिहार की 7 सीटें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सभी 7 सीटों पर चुनाव है। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जी न्यूज संपादक सुधीर चौधरी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें चौधरी 100 करोड़ रुपए उगाही के केस में पुलिस जांच से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डाटा और दस्तावेज मांग रहा था। साल 2012 में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी के खिलाफ खबरें दिखाने और फिर उसे रोकने की एवज में 100 करोड़ वसूलने की कोशिश के आरोप में सुधीर चौधरी और जे बिजनेस संपादक समीर अहलूवालिया जेल की हवा खा चुके हैं। जी न्यूज के मौजूदा संपादक और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी से 100 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश के आरोपी सुधीर चौधरी को अदालत से जोरदार झटका लगा है। अदालत ने आरोपी सुधीर की याचिका खारिज की। इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगने की एप्लीकेशन खारिज। वसूली की कोशिश के आरोपी सुधीर चौधरी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर दिल्ली पुलिस की जाँच से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डाटा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने हाल ही में ये कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि केस में फिलहाल पुलिस की जाँच पूरी नहीं हुई है, लिहाजा सुधीर चौधरी को इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इस स्टेज पर नहीं दिए जा सकते। साल 2012 में दिल्ली पुलिस ने जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के संपादक समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया था। 100 करोड़ रुपए की उगाही की कोशिश के इस मामले में पुलिस ने जी समूह के मालिक सुभाष चंद्रा को भी आरोपी बनाया था। आरोपियों पर जी ग्रुप के चैनल्स पर कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और उनकी कंपनी JSPL के खिलाफ कथित कोयला घोटाले से जुड़ी खबरें दिखाने और फिर उसका प्रसारण रोकने की एवज में 100 करोड़ रुपए मांगने और आपराधिक साजिश में शामिल होने का संगीन आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस ने 30 जुलाई को दायर की थी चार्जशीट। सुभाष चंद्रा और 2 संपादकों के खिलाफ चार्जशीट। साल 2012 में JSPL के अधिकारियों ने मीडिया का रिवर्स स्टिंग करके कांग्रेस सांसद जिंदल के खिलाफ खबरें रोकने की एवज में करोड़ों रुपए की मांग करते हुए सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को खुफिया कैमरे में कैद कर बेनकाब कर दिया था। 30 जुलाई 2013 को अदालत में दायर चार्जशीट में पुलिस ने सुभाष चंद्रा और बाकी 2 आरोपियों को वसूली की कोशिश की साजिश में बराबर का हिस्सेदार बताया था। तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने सबूत नष्ट करने का भी आरोपी बनाया था। हालांकि अभी पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि पुलिस जांच पूरी होने के बाद मीडिया समूह के मालिक सुभाष चंद्रा और जी के 2 संपादकों पर कानून का शिकंजा और कस सकता है। आरोप है कि मामले की सुर्खियों में आने के बाद से ही तीनों आरोपी पुलिस को वॉइस सैंपल देने से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। फोकस टीवी ब्यूरो, दिल्ली। हरियाणा परिवहन विभाग को सालाना 406 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये खुलासा किया है परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने। चंडीगढ़ में विभाग के सालाना समीक्षा बैठक में उन्होंने साफ किया कि इतने घाटे के बावजूद यात्री किराया बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि रोडवेज के बेड़े में 500 नई बसें भी शामिल की जाएंगी। पिछले लंबे समय से रोडवेज कर्मचारियों के खाली पदों को भरने की मांग पर सरकार कहीं न कहीं गंभीर दिखाई दे रही है। परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद के अनुसार जल्द ही खाली पड़े पदों को भर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग 406 करोड़ रुपए का सालाना घाटा झेल रहा है, जो कि पिछले साल से 120 करोड़ रुपए ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेशवासियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। 406 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो पिछले वर्ष से तकरीबन 120 करोड़ ज़्यादा है, लेकिन उसमें डीजल की कॉस्ट भी बढ़ी है और उसमें तनख्वाहें भी बढ़ी हैं कि 36-37 तरह की हम कंसेशनल उसमें यात्राएं भी करा रहे हैं हरियाणा की जनता को। तो उसमें ये मानते हैं कि चाहे नुकसान हो रहा हो, लेकिन हम सुचारू रूप से और उसे बेहतर करने का इसी के लिए। परिवहन विभाग के महाप्रबंधकों के साथ हुई सालाना समीक्षा बैठक में हर जिले की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें विभाग को सुचारू रूप से चलाने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। आफ्ताब अहमद ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों तक ज्यादा से ज्यादा यातायात सुविधा पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि रोडवेज के लिए जो डीजल मिल रहा है वो इंस्टीट्यूशनल रेट के हिसाब से 10 रुपए महंगा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्रों तक
हमने अब की बार यातायात सुविधा को पहुंचाने का प्रयास किया और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकॉर्ड तोड़ जो है किलोमीटर जो है वो अर्जित किए गए रोडवेज महकमे में। नीति के आधार पे इंस्टीट्यूशनल रेट मिलता है जो मार्केट रेट से कम 10 रुपये प्रति लीटर महंगा है और जो तनख्वाहें हैं वो भी हमें वक्त के साथ साथ बढ़ानी पड़ती हैं। परिवहन विभाग जल्द ही प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर वॉल्वो बस सेवा भी शुरू करने जा रहा है, जिनमें बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से जम्मू कटरा मार्ग शामिल है। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी। रोडवेज की सालाना बैठक के बाद परिवहन मंत्री और हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी की मीटिंग हुई। करीब 2 घंटे चली ये मीटिंग बेनतीजा रही। रोडवेज यूनियन नेता 10 मई को पानीपत में बैठक कर अगली रणनीति तय करेंगे। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों और सरकार के बीच चल रहा विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी मसले को सुलझाने के लिए मंगलवार को चंडीगढ़ में सरकार और हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी की बैठक हुई, लेकिन इस बार भी बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। यानी बैठक पूरी तरह बेनतीजा रही। हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के सदस्य दलबीर नेहरा ने कहा कि सरकार ने 14 में से एक भी मांग नहीं मानी है, इसलिए अब 10 तारीख को पानीपत में मीटिंग कर अगली रणनीति तय करेंगे। डिसीजन लिया है आज तालमेल कमेटी ने। हमारी 10 तारीख को पानीपत में तालमेल कमेटी की बैठक होगी प्रांतीय, और उसमें पूरी समीक्षा करेंगे। और अगर सरकार का यही ढुलमुल रवैया रहा तो हम 10 तारीख को पानीपत से अगली रणनीति, अगले आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके अगले आंदोलन की घोषणा कर देंगे। रोडवेज कर्मचारी बैठक को बेनतीजा बता रहे थे, लेकिन परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद की माने तो बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और मांगों पर विचार विमर्श किया गया। आफ्ताब अहमद ने यह भी कहा कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन वो ये साफ नहीं कर पाए कि वो मांगे कौन सी हैं। नियमित तौर पे बैठकें आपस में होती रहती हैं, जिससे जो हमारे मामले हैं आपस में महकमे के और कर्मचारियों के, उनको समीक्षा कर सके और उनको आगे चल के उनको सुलझा। हाँ नहीं, तो उसको जो है बहुत सी चीज़ों पे उनके निर्णय भी हो चुके, बहुत सी चीज़ों के और सब बहुत से मुद्दे थे उन पे ज़्यादातर पे हो गए। अब जो भी हैं सारी चीज़ें हैं, 14 मांगे थी, इसलिए उनमें से बहुत सी चीज़ों के तकरीबन जो है सभी। काबिले गौर है कि पिछले साल नवंबर में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिन का चक्का जाम किया था। इसके बाद सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच उनकी मांगों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन इन मांगों को अमलीजामा नहीं पहनाए जाने से रोडवेज कर्मचारी और सरकार में एक बार फिर ठन सकती है। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पलवल के मरोखड़ा गांव की। इस गांव के लोग आज भी पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। हालात इतने खराब हैं कि स्कूली बच्चों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए टैंकर के पानी का सहारा लेना पड़ता है। जल सेवा ही जन सेवा है। जल है तो कल है। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। जी हाँ, ये नजारा है पलवल के गांव मरोखड़ा का, जहां पर पीने के पानी की असुविधा के चलते लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे पानी के इस टैंक में पानी तो है, लेकिन उस पर ना तो ढक्कन है और ना ही पानी साफ और पीने लायक। अब जरा ये भी देख लीजिए, इसी गंदे पानी के टैंक से इस गांव के बच्चे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव में बना कुआं गांव वालों के लिए पानी की सुविधा का एक बड़ा सहारा है, लेकिन जरा इस कुएं का पानी देख लीजिए। इस पानी को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये पानी पीने लायक नहीं है। फिर भी मजबूर गांव वालों के पास इस पानी को इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं। गांव वालों का कहना है कि काफी समय से गांव में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। तुम 1 साल तो हो जाए, मास्टर भी परेशान है, बीओ भी परेशान है, वो भी कहो पानी नहीं आता पीछे। पानी की बढ़ती समस्या का असर इस गांव के स्कूल पर भी पड़ रहा है। स्कूल के बच्चों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। जब इस बारे में स्कूल के हेडमास्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है और गांव की महिलाएं जोहड़ और कुओं पर गंदे पानी में दिन भर कपड़े धोती हैं और पीने का पानी भी इसी कुएं से भर कर ले जाती हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। मास्टर जेएमएस मलोखड़ा से मैं हूँ।
और यहाँ पे इस गांव में पानी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले लगभग एक महीने से पानी की सप्लाई यहाँ पर नहीं हो पा रही है, जिससे कि तो हम इस बारे में कई बार हमने जेई साहब को फ़ोन पे भी और हम रिटर्न में भी 1-2 बार हम शिकायत बीच बीच में हम करते रहते हैं। तो 1-2 बार वो जैसे हम शिकायत करने गए, हम उनको रिटर्न में दे के आए, उसके बाद में 2-4-5 दिन तो हालत ठीक रहती है, पर उसके बाद में फिर हालत पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस मामले में जल विभाग के एसडीओ विजय सिंह ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कुछ दिनों से ये परेशानी हो रही है, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने बिजली नहीं आने को इस समस्या का कारण बताते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया और सारा दोष बिजली विभाग पर मढ़ दिया। कनेक्शन कर रखे लोगों ने, दुनिया भर के अलग कनेक्शन है, ले चलते हैं। उसके बाद में कुछ लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट भी बार बार कट ऑफ मारती है, जिसके कारण से पानी की जो पानी चलता है प्रेशर डाउन हो जाता है। गाँव वाले में क्या है प्रॉब्लम, सबसे मेन है अवैध कनेक्शनों की, सबसे मेन जो राइजिंग मेन जाए उसमें काट लगते हैं। तो क्या आपने कभी इस तरीके को कार्रवाई की? कार्रवाई करी है हमने एपैड लॉन्च के लिए, लाइट के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कनेक्शन काट भी देते हैं, नेक्स्ट दोबारा फिर लग देते हैं। एक तरफ बढ़ती गर्मी और ऊपर से इस गांव में बढ़ती पानी की किल्लत और उस पर आंखें मूंदे बैठा बेसुध प्रशासन। ऐसे में लोगों को पीने की पानी की आपूर्ति हो तो कैसे हो, ये एक बड़ा सवाल है। फोकस हरियाणा के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के विकास कार्यों के लिए बनाए जाने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट योजना स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के चलते डंपिंग स्टेशन बन चुकी है। गुड़गांव शहर के बीच बनने वाली इस मार्केट की जगह अब कूड़ेदान ने ले ली है। हरियाणा सरकार ने विकास कार्यों के लिए बनाए जाने वाली प्रदेश की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट की योजना कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए यहाँ की हालत। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से ऑटो मार्केट अब कूड़ेदान में बदल चुकी है। गुड़गांव शहर के बीचों बीच बनने वाली इस जगह ने कूड़ेदान का रूप ले लिया है। अब इस जगह पर कूड़ा व आसपास के कंस्ट्रक्शन का मलबा डाला जाता है और इससे वहां पर रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या परेशानियां होती हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों को, आइए उन्हीं से जानते हैं। सारे तो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इतनी बदबू गंदगी आती है, जब हवा चलती है बिल्कुल घर में बदबू फैलती है, रोटी खाना भी हराम हो रहा है। ये बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में हो रहा है, पैसे लगाओ, क्यों ऐसे हो रही, क्यों आग कूड़ा गिर रही है? कूलर चलाओ, पंखा नहीं चला सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, इतने परेशान है, बच्चे बीमार रह जाते हैं हमारे। बताओ हम क्या करें, या गंद का खाना भी नहीं खा सकते, आप जाके देखो हमारे घर। और जब इस समस्या को लेकर गुड़गांव के निवासी नगर निगम के आला अधिकारियों के पास पहुंचे तो वो इस समस्या का हल निकालने की बजाय उस स्थान की राहु पूजा करवाने की सलाह दे डाली। क्या आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप अपने कानों से ही सुन लीजिए। खाली प्लॉट गांव में नहीं होता, जहाँ खाली प्लॉट मिल जाए लोग कहते हैं डालो कूड़ा यहाँ। और नगर निगम भी उसका हिस्सा ही है, नगर निगम कौन सा ऊपर से आया है? लोगों को परेशानी है, उसके लिए कुछ समाधान? परेशानी तो है ही, जब तक उसका उपाय करना पड़ेगा, थोड़ा राहु का पूजा करना पड़ेगा। तो सुनिए आपने इन साहब की बात, नहीं तो एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं। खाली प्लॉट गांव में नहीं होता, जहाँ खाली प्लॉट मिल जाए लोग कहते हैं डालो कूड़ा यहाँ। और नगर निगम भी उसका हिस्सा ही है, नगर निगम कौन सा ऊपर से आया है? लोगों को परेशानी है, उसके लिए कुछ समाधान? परेशानी तो है ही, जब तक उसका उपाय करना पड़ेगा, थोड़ा राहु का पूजा करना पड़ेगा। तो सुना आपने इन जनाब को, यह है नगर निगम के कमिश्नर प्रवीण कुमार। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें आम लोगों की समस्या से इन साहब का कोई लेना देना ही नहीं है। यह तो जनाब सुझाव देने वाले कमिश्नर हैं। अगर इन साहब की बात माने तो राहु की पूजा करने से यह कूड़ा यहाँ से उठ जाता, तो लोग विश्वकर्मा की पूजा शुरू कर देते और यह डंपिंग स्टेशन आलीशान मार्केट में बनकर पल भर में तैयार हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब ये लोग प्रशासन की इस लापरवाही से परेशान होकर यहाँ से पलायन होने को मजबूर हैं। और ये साहब हैं कि कह रहे हैं कि समस्या से निजात चाहिए तो राहु की पूजा करें। फोकस हरियाणा के लिए गुड़गांव से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। और बात घरौंडा की। घरौंडा में रहने वाली एक महिला पिछले एक सप्ताह से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। महिला के मायके वालों ने महिला के ससुराल पक्ष पर उनकी लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं ससुराल पक्ष के लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन महिला का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि आपने उसको कहीं लुको दिया है, मार के डाल दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मैरिज में गए हुए थे, हम मैरिज में गए हुए तो नीचे हमारे मकान मालिक रहते हैं, उनसे पूछ लो जी। हम तो उसको अच्छी भली छोड़ के गए थे, उसको साड़ी भी शादी के लिए मैंने दिलवाई थी और जाने के लिए तैयार थे। पता नहीं किसी ने उसको भड़काया और रोकी है, जिसे उन्होंने मना किया शादी में जाने के लिए। हिसार के भगाना गैंगरेप मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष वीके जैन ने हिसार प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। आपको बता दें कि गैंगरेप मामले को लेकर भगाना गांव के पीड़ित पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। हिसार के भगाना गैंगरेप मामले की गूंज अब हरियाणा मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गई है। आयोग के अध्यक्ष वीके जैन ने हिसार जिला प्रशासन से 26 मई तक मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। वीके जैन ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में कार्रवाई की जाएगी। मेरे को पता लगा, मैंने अभी उसके बारे में आदेश दिए हैं कि वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाए और जो व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको पुलिस ने कार्रवाई की है। कुछ लोगों के खिलाफ की है, सबके खिलाफ की है, लोगों को पकड़ा है या अभी कुछ बाहर घूम रहे हैं, तो क्यों है इसके बारे में जब रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको और बता सकता हूँ। हरियाणा मानवाधिकार आयोग से जब पूछा गया कि इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई की जा सकती है, तो आयोग के अध्यक्ष मजबूर नजर आए और बातों बातों में कह गए कि मानव अधिकार आयोग खुद ही अधिकारों से महरूम है। चाहिए कि अगर लोगों को सचमुच संरक्षण देना है उनके मानव अधिकारों को, तो मानव अधिकार आयोग को और ऐसे पावर मिलने चाहिए कि जो उसके बारे में गुनाह करता है, किसी को पीड़ित करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। दोषी को सजा देना, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करना, ये अधिकार भी मानव अधिकार आयोगों को समझ होना चाहिए। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने हिसार जिला प्रशासन से रिपोर्ट तो तलब कर ली है, लेकिन पिछले 20 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रहे भगाना के पीड़ितों को अब भी न्याय की दरकार है। गौरतलब है कि 23 मार्च को दबंग जाति के 10 युवक दलित समुदाय की 4 नाबालिग लड़कियों को अगवा कर भटिंडा ले गए थे, जहां पर उनके साथ गैंगरेप किया गया। पीड़ित परिवार इस मामले में आरोपियों की मदद करने वाले सरपंच की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। फोकस हरियाणा के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। महेंद्रगढ़ के बुचेली गांव से लापता लड़की का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर मंगलवार को 11 गांव की महापंचायत हुई। महापंचायत की अध्यक्षता पाथेड़ा गांव के पूर्व सरपंच वीर प्रकाश यादव ने की। महापंचायत में गठित 21 सदस्यीय कमेटी ने सभी पहलुओं पर चर्चा की और पंचायत को अपना फैसला दे दिया। पंचायत ने कमेटी के फैसले पर मोहर लगाते हुए पुलिस प्रशासन को एक बार फिर आज तक का अल्टीमेटम दिया है। पंचायत ने कहा कि विधायक एसपी और डीसी गांव में आकर उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि लड़की को खोज लिया जाएगा, वरना वो रविवार को रेलवे ट्रैक जाम कर देंगे। पंचायत में तालेबंदी के मामले में 44 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की गई। आपको बता दें कि बुचेली गांव की एक लड़की 28 अप्रैल से लापता है, जिसका अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हम आपका साथ देंगे और ये भाई सही कह रहे थे अशोक जी, अगर प्रशासन चाहे 11 गांव की इस महापंचायत ने फैसला लिया कि ये दुख अब हम सब का साझला है और कल हम 11 गांव यहाँ गांव बुचोली में आके बैठेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधि और डीसी और एसपी साहब का इंतजार करेंगे। वो आके हमारी लड़की बरामद करें, दोषियों को सजा दिलाएं और ये झूठे मुकदमे कैंसिल करें, वरना ये 11 गांव रेलवे ट्रैक पर बैठने को मजबूर हो जाएगा। और अब बात करेंगे एक ऐसे वकील की जो कि हिसार के जाने माने वकील हैं और उपराष्ट्रपति से लेकर कानून मंत्री तक से कई बार सम्मानित हुए हैं। लोगों को इंसाफ दिलाने वाले ये वकील अब खुद इंसाफ पाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पर इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ये है हिसार के जाने माने वकील MP अग्रवाल, जो कि उपराष्ट्रपति तक से सम्मानित हो चुकी हैं। पर कोर्ट में लोगों को इंसाफ दिलवाने वाले ये वकील आज खुद इंसाफ के लिए तरस रही हैं। दरअसल MP अग्रवाल और रानी अग्रवाल अपने ही बेटे के जुल्मों के सताए हुए हैं, और वो भी संपत्ति विवाद को लेकर।
अब इस दंपति ने मीडिया का सहारा लिया है इंसाफ के लिए, क्योंकि उनको डर है कि इनका बेटा इनको जान से मार सकता है। यही वजह है कि ये दंपति दिन रात खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। तो 2 दरवाजे तोड़े बेटा इन्होंने और मुझे घीस के बाहर ले गए। जहाँ गाड़ी पार्क होती है वहाँ मुझे घेर के, और इतने डंडे मारे, डंडे भी टूट गए। मतलब लात, गुस्से, मुक्के। और मेरी इसकी जो संजय की जो मिसेज है उसने कहा इसको मार दे, बुढ़ा तो अपने आप टिक जाएगा। अपनी समझ में ये मुझे मार के छोड़ गई, लेकिन मैं बच गई। भगवान ने बचा लिया मेरे को, मैं बच गई। तरह की हमारे खिलाफ हमें यातनाएं देता है, टॉर्चर कर रहा है। और जो मेरी प्रॉपर्टी है वो उसका ये है कि जो हिस्से में मेरे लड़के के मेरी धर्मपत्नी के पास प्रॉपर्टी है वो हमें दे दे, वरना तो मैं जान से मारेंगे। हाल में हर वक्त खतरा बना रहता है, टेंशन और टेरर रहते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दंपति का दूसरा बेटा अपने माँ बाप को जुल्मों से बचाना तो चाहता है, पर कुछ कर नहीं सकता। पुलिस के पास फरियाद लगा लगा कर ये परिवार थक चुका है। उनका कहना है कि पुलिस किसी दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके वहां जाते हैं और उनको ओबलाइज करते हैं। इनके खिलाफ 4 या 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी। 2011 से अब तक एक भी एफआईआर में आज तक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन्होंने फिर उसके बाद जमीन के फर्जी पट्टे करवाए। उस फर्जी पट्टों की 2 बार हाई कोर्ट से बेल खारिज हो चुकी, लेकिन पुलिस ने आज तक गिरफ्तार इनको नहीं किया। अब इस परिवार को मीडिया का ही सहारा है। शायद अब पुलिस इनकी सहायता करे, पर कहते हैं ना, जब अपने ही घर का चिराग इस तरह की कारगुजारियां करे तो किसको दोष दिया जाए। फिलहाल इस दंपति के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही है कि हमें हमारे बेटे से बचाओ। जिस बेटे को पाने के लिए इस बुजुर्ग दंपति ने न जाने कितनी मंदिरों की चौखट पर माथा टेका था, आज वही बेटा इन दोनों की जान का दुश्मन बन बैठा है। दोनों उसकी हर करतूत को याद कर कर सिर उठते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में हमने एमपी अग्रवाल के बेटे संजय अग्रवाल से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन संजय अग्रवाल ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ शशिकांता सिंह, फोकस टीवी, हिसार ब्यूरो। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है। जैसे छात्र रोजाना अपनी पढ़ाई का पूरा ब्यौरा दैनिक डायरी में लिखते हैं, अब ऐसे ही शिक्षकों को भी अपनी दिनचर्या डायरी में लिखनी होगी। छात्रों को क्या पढ़ाया गया ये पूरा ब्यौरा लिखना जरूरी होगा, और ऐसा न करने पर कार्रवाई भी होगी। दरअसल ये कवायद परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए की गई है। सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा तक के परीक्षा परिणाम में और सुधार हो सके, इसके लिए हरियाणा शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। सभी अध्यापकों को अब रोजाना दैनिक डायरी में अपने काम का पूरा ब्यौरा देना होगा। छात्रों को कितना और क्या पढ़ाया ये सारी जानकारी दैनिक डायरी में लिखना जरूरी होगा, और ऐसा ना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। समय समय पर दैनिक डायरी की चेकिंग भी की जाएगी। हमारे स्कूलों के अंदर बहुत से टीचर ऐसे हैं जो वाकई में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के अभाव में उनको ये नहीं पता कि उस काम का रिकॉर्ड कैसे करना है, हम कहाँ पर रिकॉर्ड बना के रखें। तो जो ये टीचर डायरी दी गई है विभाग द्वारा ये उनको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगी। अब वो एक टीचर जो है ये लिख पाएगा कि उसने हर रोज़ क्लास को क्या कराना है, बच्चों को किस तरह का कार्य कराना है, कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियों में उनको शामिल करना है। इस सारा जो है ये डॉक्यूमेंटेशन वो कर पाए। अब तक ये काम सिर्फ छात्र ही करते थे, लेकिन अध्यापकों के लिए निर्देश जारी होने के बाद काम चोरी करने वाले अध्यापकों पर जरूर नकेल कसी जा सकेगी, और ये भी पता चल सकेगा कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाने में कितनी रुचि लेते हैं। तो यह कि हमें पूरा कैलेंडर पहले ही पता है पूरे साल का, कि कब छुट्टी होने वाली है, कब आने हैं, कब फ्यूचर में छुट्टियां होनी हैं, पूरा सारा डिटेल्ड है। बच्चों को भी हम पूरा बताते हैं उसके बारे में, और जो हम डेली काम करवाते हैं वो लिखते हैं पूरा प्लानिंग, और नेक्स्ट डे चेक करवाते हैं। डायरीज में हम अपना रूटीन में जो काम हमें नेक्स्ट डे करवाना है, जैसे कल जो काम करवाना है, तो आज हम अपनी जो भी प्लान है बनाकर उसके अंदर लिखेंगे, और वो फिर हमें इजी हो जाता है
कि हमें कल जैसे आना है तो हमारा माइंड प्रिपेयर रहता है और हमें आते ही है जो क्लास को क्या करवाना है वो पूरा दिमाग में हमारे रहता है। शिक्षा विभाग ने दैनिक डायरी के साथ साथ छात्रों का रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए हैं ताकि माता पिता जब स्कूल आएं तो अपने बच्चे के बारे में जानकारी ले सकें। वैसे शिक्षा विभाग का ये कदम अगर काम कर जाए तो परीक्षा नतीजों में और सुधार की उम्मीद की जा सकती है। फोकस हरियाणा के लिए अंबाला से कमलप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन पर आज भले ही यात्रियों के लिए सुविधाएं न हो, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस मिलेगा। जी हां, 32 करोड़ की लागत से बनने वाले नए रेलवे स्टेशन में यात्रियों को हर सहूलियत मिलेगी। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के सुधरेंगे हालात, यात्रियों की दूर होंगी मुश्किलें, आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा रेलवे स्टेशन, 32 करोड़ की आएगी लागत। ये है फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन। स्टेशन एक, परेशानियां अनेक। जी हां, आज के हालात कुछ ऐसे ही हैं। न यात्रियों के लिए पीने का पानी, न शौचालय और न ही प्रतीक्षा कक्ष, न ढंग का टिकट काउंटर। कहने का मतलब मूलभूत सुविधाएं नदारद। लेकिन ऐसा ज्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि हालात अब बदलने वाले हैं। अब 32 करोड़ की लागत से फरीदाबाद में आधुनिक सुविधाओं से लैस नया रेलवे स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जहां एक ही छत के नीचे यात्रियों को मिलेगी खाने पीने, रहने और स्वचालित सीढ़ियों की सुविधा। लोगों को उम्मीद है कि अब उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। फरीदाबाद में रहते 36 साल के आसपास हो गए हैं। ओल्ड फरीदाबाद का जो स्टेशन है काफ़ी टाइम से ऐसे ही है। यहाँ पर देखा जाए तो पीने के लिए पानी की सुविधा भी ठीक से नहीं है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है। कूलर चलते हैं नहीं चलते, यूरिनल्स ठीक से बने नहीं हुए और प्रतीक्षालय तो है ही नहीं। अब ये बहुत अच्छी बात है, ये सुनने आया है कि करोड़ों रुपए की लागत से अगर यहाँ पे ये इस तरह का स्टेशन बनता है, सुना है दिल्ली के तर्ज पे बनेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को सुविधाएं रहेगी। 2 मंजिला नए रेलवे स्टेशन का कार्य प्रगति पर है। नया स्टेशन बनने के बाद पुराने रेलवे स्टेशन को तोड़कर चौथी रेल लाइन डाली जाएगी जो बदरपुर से होडल तक जाएगी और नए रेलवे स्टेशन के लिए यात्रियों का इंतजार भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। पहले से बेहतर है और इसमें सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी आपको। इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी मिलेगा। काउंटर आपका जो है डॉर्मेटरी और फूड प्लाजा और टिकट काउंटर, वेटिंग हॉल, GRPF, RPF, IOW ऑफिस, A to Z जितनी फैसिलिटी सब इसी में प्रोवाइड है। आप इसी के अंदर एंट्री करके सीधा प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से भी जो है बिल्डिंग से फुट ओवर ब्रिज कनेक्ट हो जाएगा। नए रेलवे स्टेशन के निर्माण से लोग खुश नजर आ रही हैं। बस लोगों की अब ये मांग है कि लंबी दूरी की ट्रेनों के स्टॉपेज यहाँ बनाए जाएं ताकि लोगों को दिल्ली न जाना पड़े। फोकस हरियाणा के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।